Hello students, welcome to all of you. वंदे मातरम. अप टू द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कॉमन ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले डिजीज़ डिस्कस किए थे, पर वो डिजीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई वो या तो बैक्टीरिया की वजह से होगा, बिकॉज ऑफ वायरस, बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ, बिकॉज ऑफ हेलमिंथस. पर अब हम लोग जो डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिजीज है रिंगवॉर्म, एंड दिस डिजीज इज अकर्ड बाय द सपोर्ट ऑफ फंगस. तो फंगस के अंदर देर आर दी मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स टू द जीनस. तो वो एक जीनस का नाम है माइक्रोस्पोरम, जीनस नंबर 2 इज द ट्राइकोफाइटोन एंड जीनस नंबर 3 इज द एपिडर्मोफाइटोन. अब आपको स्क्रीन के ऊपर तीनों के तीनों डायग्राम्स दिख रहे हैं कि भाई दिस वन इज ऑफ माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन. तो ये तीनों के तीनों फंगस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ओके, अब ये तीनों का जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे. तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाया हुआ है कि भाई अपीयरेंस ऑफ ड्राई एंड स्केली लेशन. तो ड्राई एंड स्केली लेशन का मतलब क्या है. तो स्केली का मतलब हो जाता है हार्ड एंड लेशंस का मतलब है इंजरीज. तो ड्राई एंड स्केली लेशन मतलब हार्ड इंजरीज दिखने लगेगी. कहाँ पे? ऑन दी वेरियस पार्ट्स ऑफ दी बॉडी. तो बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स के ऊपर ड्राई एंड हार्ड इंजरीज दिखेगी. तो एक तो है स्किन, नंबर 2 इज दी नेल्स एंड नंबर 3 इज दी स्काल्प. स्काल्प का मतलब है स्किन, पर किसकी स्किन? हेड के ऊपर दिखने वाली स्किन. सो एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन या तो माइक्रोस्पोरम नाम के जीनस जो फंगस से बिलोंग करते हैं, अगर उनका इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है देन इट क्रिएट अ अपीयरेंस ऑफ ड्राई एंड स्केली लेशन जो हार्ड इंजरी मानी जाएगी, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर दिखेगा, जैसे कि स्किन है, नेल्स है, स्काल्प है, मतलब स्किन का जो पोर्शन हेड के पास दिखता रहता है उसकी बात चल रही है. सो दिस इज द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. और ये डिजीज का नाम क्या दिया हम लोगों ने? तो कि भाई रिंग वॉर्म्स. ओके, अब ये रिंग वॉर्म डिजीज के सिम्टम्स के बाद ये जो लेशंस है, लेशंस का मतलब आपको पहले ही मैंने बताया इंजरी. अब ये इंजरी क्रिएट कैसे होती है, या तो ये इंजरी का एक्सपांशन कैसे होता है, कैसे ये इंजरी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलती रहती है? बाय द सपोर्ट ऑफ इंटेंस ईचिंग. लिसन, इंटेंस ईचिंग का मतलब है कि भाई बहुत ही ज़्यादा अगर वहाँ पे हम लोग खुजाते हैं नेल के सपोर्ट से, तो आपको पता है कि भाई ज़्यादा खुजाने की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगा. और अगर हीट के साथ साथ उसको थोड़ा सा भी पसीना मिल गया, मतलब मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट मिल गया, सो दिस हीट एंड मॉइस्चर बोथ हेल्प्स दिस फंगी टू ग्रो. एंड अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा मीन्स विच मेक्स देम थ्राइव. थ्राइव का मतलब है दे आर एबल टू विगरसली ग्रो. तो विगरसली ये लोग ग्रो होने लगेंगे. पर विगरसली ग्रो वो लोग कहाँ पे हो सकते हैं? तो कभी ज़्यादातर ऐसी जगह जो पोर्शन पे स्किन क्या होती हो, ज़्यादातर फोल्ड होती हो. इन शॉर्ट बॉडी के कोई भी ऐसे पार्ट जहाँ पे दो स्किन एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम तक टच रहती हो, वहाँ पे हीट जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे पसीना या तो मॉइस्चर होने के चांसेस ज़्यादा है. तो एक एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है ग्रूम. तो ग्रूम का मतलब मैंने लिखा हुआ है कि भाई गैप बिटवीन टू फीमर बोन, या तो आप लोग लिख सकते हो अराउंड द जिनाइटल ऑर्गन, कि भाई जिनाइटल ऑर्गन के अराउंड में स्किन एक दूसरे के साथ टच रहने की वजह से वहाँ पे पसीने मतलब मॉइस्चर और हीट अगर जनरेट होगी तो ऐसी जगह पे फंगस का ग्रोथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है. एग्जाम्पल नंबर 2, बिटवीन दी टॉस. टॉस का मतलब है लेग की फिंगर्स. तो सेम टू सेम ऐसी जगह कि भाई लेग की फिंगर के बीच में भी ज़्यादातर स्पेस नहीं होने की वजह से दो स्किन एक दूसरे के साथ टच में रहती है, और टच में रहेगी तो मॉइस्चर होगा, अगर हीट मिलती है तो ऐसी फंगस का ग्रोथ ऐसे एरिया में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. ओके, अब ये रिंग वॉर्म्स
आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल, कि भाई ये फंगस ज़्यादातर एक तो सोइल से फैल सकती है, या तो दूसरा, चलो सोइल से फैलने के चांसेस पर्सन के अंदर कम है, बट अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवेल या तो उसका क्लॉथ या तो उसने यूज़ किया हुआ कॉम्ब अगर यूज़ किया है, तो ये डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर आसानी से इजीली ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तक हम लोगों ने जो रिंगवॉर्म का डिस्कशन किया था, वो रिंगवॉर्म के ये दोनों के दोनों डायग्राम, ये पहला डायग्राम आप लोग देख सकते हो कि ये जो भी रेड कलर के रैशेस है फर्स्ट डायग्राम के अंदर, वो भी रिंगवॉर्म्स है। एंड ये दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पोर्शन है उसके अंदर ड्राई एंड स्केलिलेशन दिख रहा है। तो ये ड्राई एंड स्केलिलेशन दोनों डायग्राम्स के अंदर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो भाई डायग्राम शोविंग दी रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। तो ज़्यादातर ये रिंगवॉर्म्स की वजह से डिजीज जो होता है वो स्किन के एरिया में ही होगा। अब बहुत सारे डिजीज हम लोगों ने डिस्कस किए कि भाई वेदर इट इज डिजीज प्रोटोजोआ से होता हो, हेलमिंथस से होता हो, वायरस से होता हो, बैक्टीरिया से होता हो, या तो कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल एजेंट हो, पर अगर हमें ये डिजीज का प्रिवेंशन करना हो, मतलब होने से रोकना हो, या तो अगर हो गया है और कंट्रोल करना हो, और वो भी स्पेशली कौन, इन्फेक्टियस का ही तो हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि इन्फेक्टियस डिजीज मतलब आपको मैंने बताया हुआ है कि भाई वो ए पर्सन से बी पर्सन की बॉडी में इजीली फैलता है। तो इनका प्रिवेंशन करना हो या तो उनको कंट्रोल करना, तो हमारे पास क्या क्या मेथोडोलॉजी या तो आइडियाज है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल, एंड नंबर 2 इज द पब्लिक हाइजीन, कि भाई पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना। अगर ये दोनों अगर हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, सो वी आर एबल टू प्रिवेंट एज वेल एज कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्टियस डिजीज। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं कि भाई पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए कीपिंग दी बॉडी क्लीन, बॉडी को पहले क्लीन रखना होगा। क्लीन रखने के बाद नंबर 2 इज दी कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो वाटर, फूड, वेजिटेबल्स या तो फ्रूट हो, वो सभी का सभी हमें कैसा कंजप्ट करना है, जो एकदम क्लीन हो, जो खाने लायक हो, जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये था मेजर फॉर पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन। पब्लिक हाइजीनिक कंडीशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। नंबर 1 इज द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वेस्टेज सब्सटेंस, एक्सक्रीटा सब्सटेंस जो है डिजीज फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल अगर हम लोग करेंगे तो डिजीज फैलने का चांसेस कम है। नंबर 2 पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, मतलब अल्कोहल या तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस के थ्रू हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डालना चाहिए। क्या, वाटर का रिजर्वॉयर, ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग वाटर को कलेक्ट करते हो, जैसे कि पुल्स, तो कलेक्शन ऑफ वाटर इन डीप एरिया। सिसपुल्स का मतलब है अंडरग्राउंड टैंक, या तो कोई नॉर्मल घर में जो टैंक रखते हैं उन सभी को पीरियोडिकली क्लीन करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे उनके अंदर डिसइंफेक्टेंट भी डालना चाहिए। एंड नंबर 3 ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। पब्लिक कैटरिंग का मतलब है जहाँ पे फूड मिलता हो, मतलब होटल है, रेस्टोरेंट है, तो ऐसी जगह पे कि पब्लिक कैटरिंग के जो हाइजीनिक कंडीशंस के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, रूल्स, रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, वो हमें चेक करना चाहिए, ताकि पब्लिक हाइजीनिक कंडीशन भी हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके, मेंटेन कर सके। ओके, नेक्स्ट वन, दिस मेजर आर पर्टिकुलरली असेंशियल। ये मेजरमेंट सबसे ज़्यादा असेंशियल हो जाते हैं कब, वेयर द इन्फेक्टियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड एंड वाटर। आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई फूड और वाटर ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं कि अगर ये एकदम क्लीन है तो डिजीज फैलने के चांसेस 0, पर अगर ये दोनों ही अगर इन्फेक्टियस हो गए हैं तो डिजीज बहुत ही फास्ट फैलेगा। जैसे कि
टाइफाइड में भी ये हो सकता है, अमोबियासिस में हो सकता है, एस्केरियासिस में ये हो सकता है। तो ऐसे मेजरमेंट सबसे ज़्यादा कब ज़रूरत पड़ते हैं कि भाई जब वो डिजीज़ फूड या तो वाटर से फैलने वाला है और ये दोनों सब्सटेंस कोई कंज्यूम ना करता हो, ऐसा लगभग पॉसिबल नहीं है। तो ये थे फूड और वाटर के थ्रू फैलने वाले डिजीज का एक्सप्लेनेशन। नंबर 2, इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। लिसन, एयरबॉर्न डिजीज का मतलब क्या है कि भाई एक पर्सन ने स्नीजिंग के थ्रू अपने ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में डाले और वो ड्रॉपलेट्स अगर कोई हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिए तो होने वाली डिजीज। तो एक तो न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, लास्ट लेक्चर में ही डिस्कशन हुआ था। तो ऐसे डिजीज को फैलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लिसन, अब कोई पर्सन को न्यूमोनिया हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो उसके अलावा और किसी को पता हो ना हो, पर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो वैसे जगह पे न जाए। दूसरी बात, उनके साथ का जो क्लोज कांटेक्ट है विथ इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स, मतलब उसने यूज की हुई थिंग्स के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, तब जाकर के ये दोनों डिजीज को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऐसे डिजीज लाइक मलेरिया एंड फिलेरियासिस। अब आपको पता है कि भाई ये मलेरिया और फिलेरियासिस नाम की डिजीज ट्रांसमिट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर। तो ये इंसेक्ट वेक्टर मतलब ज्यादातर ये डिजीज फैलाता है कौन? मॉस्किटोस। तो ऐसे मॉस्किटोस को कंट्रोल या तो इलिमिनेट करना चाहिए जो वेक्टर का काम करते हैं, एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। तो मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस मतलब वो रिप्रोडक्शन करके अपने एग कहाँ पे रखता है? तो कभी ज़्यादातर वाटर के अंदर, और वो भी वाटर कौन सा? स्टेगनेंट वाटर, जो वाटर एक ही जगह पे रहता हो। ऐसे वाटर को टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना चाहिए ताकि वेक्टर या तो वेक्टर के जो ब्रीडिंग प्लेसेस है उसको हम लोग रिमूव कर सकें। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, सब पॉइंट डिटेल में दिए हुए हैं। अवॉइड द स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द रेसिडेंशियल एरिया। घर के अंदर या तो घर के आजू बाजू में पानी कहीं पे भी भरा हुआ ना रहने दे। नंबर 2, अगर हम लोग घर के अंदर कूलर यूज करते हैं तो कूलर के अंदर जो वाटर भरा रहता है उसका टाइम टू टाइम रेगुलर क्या करना चाहिए? क्लीनिंग करना चाहिए। मॉस्किटो नेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो मॉस्किटो को हमारे पास आने से हम लोग रोक सकते हैं। नंबर 4, एट प्रेजेंट वी हैव सम फिश लाइक गैम्बूसिया। लिसन, ये गैम्बूसिया नाम की फिश जो है उनको पॉन्ड के अंदर हमें ग्रो करवाना चाहिए, क्योंकि ये गैम्बूसिया नाम की फिश जो है उनका फूड कौन होता है? मॉस्किटो का लार्वा। तो कहीं ना कहीं गैम्बूसिया नाम की फिश अगर पॉन्ड के अंदर होगी तो मॉस्किटो के लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देगी। नंबर 5, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिटेच। डिटेच का मतलब है कोई खड्डा है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, या तो ड्रेनेज एरिया है, या तो स्वैम्प मतलब मडी एरिया है। अब ऐसे एरिया ज़्यादातर कौन सी सीजन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं? मॉनसून। तो मॉनसून जैसे सीजन में खड्डे के अंदर ड्रेनेज एरियाज में या तो मडी एरिया वाला जो स्वैम्प एरिया हो वहाँ पे टाइम टू टाइम हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। लास्ट वन, इन एडिशन डोर एंड विंडो के पास भी हमें वायर मैश रखनी चाहिए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। कि भाई मॉस्किटो की एंट्री हमें रोकनी हो तो डोर या तो विंडो के पास ऐसे वायर मैश आप लोग रख दो ताकि ये मॉस्किटो की एंट्री घर के अंदर ना हो पाए। सो अगर ऐसे प्रिकॉशंस हम लोग रखेंगे तो शायद ये मॉस्किटो के थ्रू फैलने वाले जो भी डिजीज है उनसे थोड़ा बहुत कंट्रोल या तो उनको इलिमिनेट कर सकते हैं। So such types of precaution have been more important, especially in the light of recent widespread incidents of the vector-borne disease. Listen, आजकल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैलने वाले डिजीज डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ये डेंगू और चिकनगुनिया नाम का डिजीज एक्चुअल में फैलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एडिस मॉस्किटो की।
तो अगेन एक इंसेक्ट वेक्टर आया, मॉस्किटो आया, तो वही सब स्टेप हमें फिर से फॉलो करने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि भाई ये मॉस्किटो को रोकने के लिए हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो था ही। देन आफ्टर बायोलॉजी के अंदर बहुत सारा एडवांसमेंट आया हुआ। सो बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन द बायोलॉजिकल साइंस, तो ये बायोलॉजिकल साइंस में आए हुए एडवांसमेंट की वजह से वी हैव द एबिलिटी टू इफेक्टिव डील विथ मैनी इन्फेक्टियस डिजीज। अब आज आप लोग देख रहे हो कि भाई कोरोना की जो ये महामारी चल रही है उसकी हमारे पास कोई ड्रग्स नहीं है, बट उससे रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंस के पास या तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड के पास बहुत सारी दूसरी ऐसी ड्रग्स हैं जो ड्रग्स के थ्रू कोरोना के पेशेंट्स को एटलीस्ट रिकवर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, वैक्सीन्स या तो इम्यूनाइजेशन को भी यूज करके वी हैव एबिलिटी टू कंप्लीटली इरेडिकेट और रिमूवल ऑफ डेडली डिजीज, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। बहुत सालों पहले ये स्मॉल पॉक्स नाम का डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल गया था। तो ये फैले हुए स्मॉल पॉक्स डिजीज की वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की वजह से आज हमारे पास कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज को हमने पूरा का पूरा इरेडिकेट या तो रिमूव कर दिया है। दूसरे भी बहुत सारे नंबर ऑफ डिजीज है जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टिटेनस। ये सभी डिजीज की एट प्रेजेंट हमारे पास वैक्सीन्स होने की वजह से वो डिजीज को भी बहुत ही लेवल तक हम लोगों ने कंट्रोल में ले लिया है। और भी थोड़े से एडवांसमेंट की बात करो तो एक वर्ड आपको मैंने दिया हुआ है जिसको मैं 2 सेपरेट वर्ड के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी। बायो एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज द लिविंग और टेक्नोलॉजी, तो दोनों को जोड़ के अगर डेफिनेशन दूँ, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी के अंदर आपको ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 वर्ड भी स्टडी करने हैं। ओके, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? सो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड सेफ वैक्सीन्स। कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के सपोर्ट की वजह से आज हमारे पास ऐसी अवेलेबिलिटी है कि नई और सेफ वैक्सीन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, ये डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक या तो दूसरी भी ऐसी ड्रग्स है, तो ये एंटीबायोटिक और दूसरी नंबर ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो अनेबल अस टू इफेक्टिवली ट्रीट दी सम इन्फेक्टियस डिजीज। ओके, सो ये पॉइंट था कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से कॉमन डिजीज है और वो डिजीज को अगर कंट्रोल करना हो, फैलने से रोकना हो, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।